जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने देखा कि इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, क्या मतलब है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एनडीए में आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम हिंदी में पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स, तो उसके बारे में लेक्चर्स चाहिए थे आपको। तो हम ले आए हैं आपकी डिमांड पे 5 ईयर प्लान्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, डिफेंस एग्जाम्स की बात करें, तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पहला लेक्चर लेने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स जो हैं इन्हें समझने के लिए हमें 3 से 4 एपिसोड्स लगेंगे। ठीक है, उनमें से ये आज का हमारा पहला लेक्चर है। बात करें सबसे पहले पोर्शन की कि इकोनॉमिक्स में आपके एनडीए में कितने सवाल बनते हैं। सो ये तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स में मेजरली 3 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और इन 2 से 3 क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो 5 ईयर प्लान यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज लेक्चर को। और आप देख रहे होंगे 5 ईयर प्लान से एकदम सीधा नीचे मैंने क्या लिखा है, रशियन रेवोल्यूशन। क्या रशियन रेवोल्यूशन का कुछ कनेक्शन है 5 ईयर प्लान्स के साथ? तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें रशियन रेवोल्यूशन की तो ये हुआ था साल 1917 में। देखिए, रेवोल्यूशन कुछ एक आध साल में नहीं होते, रेवोल्यूशन टेक्स टाइम। ठीक है, रेवोल्यूशन को करने में बहुत वक्त लगता है। रेवोल्यूशन की बात करें रशियन रेवोल्यूशन की तो यहां पर होता क्या है, एक बहुत ही लंबी कहानी है। रशिया जो था वो मोनार्क्स के कंट्रोल में था, यानी कि राजतंत्र में था। मोनार्की रूल था कहां पर, रशिया के अंदर। और इस मोनार्की के अंदर जो लीड कर रहे थे वो थी जार्स, जिन्हें हम टी से भी डिनोट कर सकते हो। कैपिटल लेटर अगर आप सी चाहें तो सी से भी आप इसे राइट कर सकते हैं। जार, जार निकोलस वन, जार निकोलस टू। अगर हम बात करें रशिया के आखिरी किंग की, अगर आपके किसी भी एग्जाम में ये सवाल बनता है हु इज द लास्ट किंग ऑफ रशिया और यूएसएसआर, सो जार निकोलस टू इज द लास्ट किंग ऑफ रशिया। होता क्या है कि जार निकोलस के नेतृत्व में रशिया के अंदर कोई भारी डेवलपमेंट की बात करें तो नहीं थी। रशिया के पीजेंट्स की अगर बात करें, जो कि किसान वर्ग था, ग्रामीण वर्ग था, उन तक भी विकास नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रशिया की एक वॉर होती है साल 1904 में, ठीक है, जिसे रूसो जापानीज वॉर कहा गया है। सोचिए, जापान एक छोटी सी आइलैंड कंट्री और रशिया एक बहुत बड़ा देश, इन दोनों की लड़ाई होती है जिसे हम रूसो जापानीज वॉर के नाम से जानते हैं। और आप ये सुनकर शॉक रह जाएंगे कि जापान जैसी छोटी कंट्री ने रशिया को हरा दिया। इस हार के बाद रशिया के लोगों के मन में जार निकोलस के लिए कोई थोड़ी बहुत भी इज्जत बची नहीं, जो थी वो भी उतर गई। जस्ट इसके 10 साल बाद अगर आप जाने तो विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर वन जिसे हम कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में। और 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तो यू नो वेरी वेल कि रशिया भी वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट रहा। तो रशिया ने क्या किया कि अपना बहुत सारा जो फूड स्टॉक था या फूड ग्रेन्स थी उसे स्टोर कर लिया ताकि आर्मी को कोई कमी ना हो। अब बिगड़ता मौसम वैसे ही बहुत ज्यादा तबाही लेकर आ गया था, गरीबी चरम सीमा पर थी, खेती उतनी अच्छी हो नहीं रही थी, और जो भी खेती थोड़ी बहुत हुई उसका भी बहुत सारा जो अनाज था या ग्रेन था उसे स्टॉक कर लिया गया। तो ऐसे में हुआ क्या बेटा कि मार्केट के अंदर अनाज की शॉर्टेज हो गई। अब इससे तंग आकर लोगों ने शुरू किया रेवोल्यूशन। अब अगर हम चले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तो यहां पर मैंने एक नाम लिखा है, व्लादिमीर लेनिन। और जो लोग भी मार्क्सवादी अप्रोच को मानते हैं, कम्युनिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनके लिए ये इंसान जो है वो हीरो है। यानी कि व्लादिमीर लेनिन जो है वो एक लेजेंड माने जाते हैं कम्युनिज्म के हिसाब से। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने बोल्शेविक ग्रुप। वैसे बहुत सारे ग्रुप्स थे आपके रशिया के अंदर, मेंशेविक्स भी थे, ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स, सब कुछ था यहां पर। लेकिन उनमें ही जो कम्युनिस्ट लोग थे, जो सोशलिस्ट लोग थे,
उनका एक ग्रुप था जिसे बोला गया बोल्शेविक ग्रुप, और इनके ये लीडर थे कौन? व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन की बात सुनकर रशिया की बहुत बड़ी जनता जो है इनके समर्थन में आती है, और इनके समर्थन में आने के बाद होता क्या है बेटा कि साल 1917 में रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि रेवोल्यूशन कुछ 1 साल या 2 साल में नहीं होते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको इतना समझना है कि एक हुई थी आपकी फरवरी के अंदर 1917 और एक हुआ था आपका अक्टूबर में। ये लगातार 2 बार रेवोल्यूशन छिड़े। फेब वाला जो था उसने एक बहुत बड़ा गहरा इंपैक्ट छोड़ा रशिया की मोनार्क्स के ऊपर, और अक्टूबर में जो क्रांति हुई आपकी, इसने जो बचा बुचा जो था जार निकोलस के पास कंट्रोल, वो भी उससे छीन लिया गया। और इन द एंड होता क्या है, रशिया मोनार्की से आजाद हो जाता है इन द ईयर 1917। ये डेट आपको याद रखनी है बेटा। जानता हूं हिस्ट्री सुनकर बोरिंग लगती है आपको, थोड़ी देर की बात है, फिर हम इससे निकलकर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो अब रशिया ने अपने आप को मोनार्की से क्या कर लिया? आजाद कर लिया। अब रशिया में मोनार्की नहीं है साल 1917 के वक्त में। इसके बाद अगर हम बात करें तो रशिया के आजाद होने के बाद व्लादिमीर लेनिन जो था प्रोमिनेंट लीडर बन गए। ठीक है, कहीं अगर हम लोग तो ये बन गए रशिया के सबसे बड़े लीडर, और ये लीडर के पद पे रहते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, और उसके बाद साल 1924 के अंदर इनका देहांत हो जाता है। अब इनके देहांत के बाद इनके पास जो इनका सबसे लॉयल, ठीक है कह सकते हैं, जो इनके साथ रहे, जो कि हैं सबसे बड़े लीडर कहलाते हैं अब तो यूएसएसआर के अंदर, ठीक है, वो थे हमारे जोसेफ स्टालिन। ठीक है, यानी कि व्लादिमीर लेनिन के गुजर जाने के बाद उनके साथ का सबसे खास मित्र जोसेफ स्टालिन जो थे वो बन जाते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं, और ये बन जाते हैं पूरे रशिया के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर। और मैंने यहां पर रशिया ने लिखा, यहां मैंने लिखा है यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है बेटा? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब आप बोलेंगे सर ये रशिया का नाम यूएसएसआर क्यों पड़ गया? देखिए रशिया ने किया क्या, 1917 में अपने आप को आजाद करने के बाद रशिया ने 1922 के अंदर कुछ देशों को अपने साथ सम्मिलित किया। 1922 के आसपास रशिया ने अपने साथ कुछ देशों को जोड़ा, और इन्हीं कंट्रीज से जुड़ने के बाद ये जो ग्रुप बना है आपका, इसे क्या बोला गया है? यूएसएसआर। 1955 तक एक वॉर्सो पैक्ट भी साइन होता है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे आगे जाकर हिस्ट्री के अंदर या पोल साइंस के अंदर। रशिया आगे जाकर एक वॉर्सो पैक्ट भी साइन करता है। वॉर्सो जो है बेटा राजधानी है पोलैंड की, और पोलैंड के अंदर इसे साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, इसे 1955 में साइन अप किया गया था। ये पैक्ट साइन करने के बाद यूएसएसआर बन गया था 15 देशों का सम्मेलन, जैसे कि अजरबैजान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपका इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, ऐसे 15 बड़े देश जो थे ये जुड़कर बनाते हैं क्या? यूएसएसआर। बस इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी तो इसका नाम यूएसएसआर पड़ गया, लेकिन 15 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट कब हुए बेटा? वॉर्सो पैक्ट के बाद 1955 में। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि सर हम 5 ईयर प्लान से बहुत दूर जा रहे हैं, ये तो आप हिस्ट्री में ले जा रहे हो। लेकिन जोसेफ स्टालिन का जो मैंने यहां पे नाम लिखा है, इन्हें हम कह सकते हैं क्या? पाइनियर ऑफ 5 ईयर प्लान। क्योंकि जब इनके हाथ में कंट्रोल आया रशिया का, तो इन्होंने बोला क्यों ना प्लानिंग सिर्फ 1 आध साल की ना करके हम वुपिंग 5 ईयर की प्लानिंग एक बार में ही कर लें। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था, सरकारें ये सोच रही थी कि हमें अगले साल तक क्या करना है, नेक्स्ट ईयर तक हम क्या कंप्लीट कर लेंगे। जोसेफ स्टालिन ने क्या बोला कि 1 आध साल की बात छोड़ो, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लंबे समय में जो आदमी सोचता है उसको कोई नहीं हरा सकता। जोसेफ स्टालिन का यही जो आइडिया था, उन्होंने क्या बोला कि हम प्लानिंग सिर्फ 1 आध साल के हिसाब से या 2-4 महीने के हिसाब से नहीं करेंगे, हम अगले 5 साल को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करेंगे। तो इस तरीके से शुरुआत होती है 5 ईयर प्लान की, और ये जोसेफ स्टालिन ने किया था साल 1928 के अंदर। ठीक है, सो
1928 is the time stamp when Joseph Stalin started 5-year plan in Russia or also known as USSR. अब यही है आपका एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। अगर हम अगली स्लाइड्स में मैं आपको लेकर जाऊं तो ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। एनडीए का पीवाईक्यू अगर हम देखें 6 सितंबर 2020 को एक एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसमें ये सवाल आया हुआ था द 5-year प्लान वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन। देखिए अगर आपने इससे पहले अगर रशियन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा होता, पक्की बात है आप यहां पर इंडिया को टिक कर देते, क्योंकि आपने ये चीज सुनी है कि इंडिया में 5-year प्लान चलते हैं, पंचवर्षीय योजना चलती है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास एकदम सटीक आंसर है, आप सबका आंसर एक ही होगा, दैट इज यूएसएसआर। ओके, so the first 5-year plan was first launched in not in China, not in India, not in Bhutan, it's USSR. okay, क्लियर है आप लोगों को? और याद रखिए बेटा 5-year प्लान सिर्फ एनडीए के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर 5-year प्लान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और आपके पास पीवाईक्यू है 31 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम in the world the 5-year plan that is in 1928 to 32 was implemented by dash in Soviet Union। यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर 1928 से लेकर 32 के बीच में एक 5-year प्लान की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? सबसे ऊपर लिखा है स्टीव जॉब्स, और ये तो बहुत ही हंसी का पात्र बन जाएंगे यहाँ पे अगर हम देखें। स्टीव जॉब्स तो आपके एप्पल कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाले। कार्ल मार्क्स जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर है, ठीक है। जो कम्युनिस्ट अप्रोच है, सोशलिस्ट अप्रोच है, इक्वालिटी की अप्रोच है, वो दी किसने है बेटा? कार्ल मार्क्स जी ने। ये एक जर्मन फिलोसोफर है। अगर आप में से किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी है तो इनका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने। स्टीव जॉब्स क्या है बेटा? आपके को फाउंडर हैं। एडम स्मिथ की बात करें तो आपने पिछला लेक्चर मेरा सुना होगा, उसमें मैंने बताया था आपको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ओके, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो है एडम स्मिथ। और ये जो फादर ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं ना बेटा, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन पे भी बहुत बेसिक सवाल बन जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। जैसे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? इरेटोस्थेनस। फादर ऑफ हिस्ट्री आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? हेरोडोटस। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो यहां पर लोग सोचते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी तो कोई बायोलॉजी की फील्ड से होगा, लेकिन जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं उन्हीं को हम फादर ऑफ बायोलॉजी मानते हैं, जो कि है हिंदी में उन्हें अरिस्टो बोलते हैं और इंग्लिश में उनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है आपके? एडम स्मिथ है। और लास्टली ये नाम सुनकर तो आपने जवाब पहले ही समझ लिया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जो कि है जोसेफ स्टालिन, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए, आपने एसएससी भी क्लियर कर ली। आगे बढ़कर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो एक क्वेश्चन 2019 में यूपी एसएससी के अंदर जो आपके लोअर पीसीएस प्रीलिम्स होते हैं उनके अंदर भी सवाल आया हुआ है कि इंडियाज 5-year प्लान सिस्टम was adopted from Russia. Name the Russian leader who first implemented the 5-year plan approach in Russia. यानी कि आपसे पूछ रहा है कि भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, इस सिस्टम के लिए जो लीडर रशिया का जिम्मेदार है वो कौन है? किसके द्वारा ये पंचवर्षीय योजनाएं दुनिया में लाई गई? पहला नाम लिखा है व्लादिमीर लेनिन। ये तो बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि इनका देहांत हो गया था 1924 में, ठीक है। लेकिन ये कौन थे बेटा? आपके एक प्रोमिनेंट लीडर साबित होते हैं। कहां पर? रशिया रेवोल्यूशन के अंदर बोल्शेविक ग्रुप के मेन लीडर कह सकते हैं आप इन्हें। जोसेफ स्टालिन कौन है बेटा? ये तो आपका आंसर ही है, आपको पता होगा, वेरी गुड। लियोनिड ब्रेस्चेव ये कौन है बेटा? ये आपके जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। यानी कि बाद में जब कम्युनिस्ट पार्टी बनती है रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर बनती है, तो ये उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और ये जो निकिता क्रुश्चेव है बेटा, ये भी आपके चेयरमैन टाइप इनकी पोस्ट होती है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा आपका? जोसेफ स्टालिन। क्या आपको क्लियर है? अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इन्हें लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप लोग साथ के साथ। और लास्टली ये एक क्वेश्चन। और देखिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है।
लिख लिख कर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये सब चीजें जो होंगी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो यू हैव टू बी परफेक्ट। चलिए, तो इतना सब समझने के बाद ये आप समझ गए होंगे कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे, रशियन रेवोल्यूशन का पंचवर्षीय योजनाओं से क्या नाता है। ये सब समझने के बाद अगर हम चलें अपने इस पॉइंट पर, यानी कि देखो अब तक हमने पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर ली, लेकिन हम इंडिया में नहीं पहुंचे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बनने वाले हैं। तो इंडिया में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए या प्लानिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहां मैंने लिखा है 1934, और उसके सामने एक बहुत बड़े लेजेंड का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, जिन्हें हम एम विश्वेश्वरैया बोलते हैं और मोक्ष गुन्नम विश्वेश्वरैया बोलते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर आपने इनका नाम पहली बार सुना है तो थोड़ा सा मैं शॉक रहूंगा, क्योंकि इनका जन्म जो है वो 15 सितंबर को हुआ था। ठीक है, आजादी से पहले अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत सारे डैम्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, ये एक मार्वेलस इंजीनियर रहे। ठीक है, इसीलिए इनके बर्थ डेट पर, यानी कि इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं? नेशनल इंजीनियर्स डे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, याद रखिए। नेशनल इंजीनियर्स डे जो आपका है वो 15 सितंबर को बनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मोत्सव के रूप में हम नेशनल इंजीनियर्स डे बनाते हैं। आगे बढ़कर देखिए बेटा, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है। ही कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर। मैसूर आपका कर्नाटका के अंदर है, और कहीं कहीं पर इनको फादर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका भी कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटका स्टेट के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। इनका जन्म भी कर्नाटका के अंदर हुआ था। ठीक है, डैम से लेकर अगर हम बात करें नई टेक्नोलॉजीज की उस वक्त पे, तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। अगर आप बैंगलोर जाएं तो बैंगलोर के अंदर आपका यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है, जैसे दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, आनंद विहार, वैसे ही बैंगलोर के अंदर भी 3-4 बड़े स्टेशन हैं, जैसे कि बेंगलुरु कैंट, ठीक है, आपका यशवंतपुर, और एक आपका टर्मिनल स्टेशन है जिसका नाम है SMVT। ठीक है, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा नाम है, इनका नाम आपको याद रखना है हमेशा के हमेशा। आगे चलते हैं, तो इनका प्लानिंग में क्या योगदान है, इनका 5 ईयर प्लान में क्या योगदान है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपका सवाल बनता है कि हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इन्होंने एक किताब लिखी थी बेटा जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो अगर एनडीए में सवाल आया आपका हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो ये वो पहले इंसान थे भारत के जिन्होंने इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग की बात की। ठीक है, तो मोक्ष गुन्नम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई 1934 की एक किताब जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि अगले 10 से 20 साल के अंदर हमें अपनी जो ओवरऑल जीडीपी है उसको डबल कर देना चाहिए। ये सब के बारे में उन्होंने बात की। इनकी इन्हीं सब चीजों की वजह से इन्हें पाइनियर ऑफ का क्या कहा जाता है बेटा? पाइनियर ऑफ इंडियन प्लानिंग का दर्जा दिया गया है इनको बेटा। और साथ ही अगर आपका एक सवाल और बन जाए कि हु इज रेफर एज फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, टैक्स की कमी नहीं है इनके नाम पे। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, फादर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका। ठीक है, नेशनल इंजीनियर्स डे के लिए देखें अगर हम इन्हें, पाइनियर ऑफ इंडियन प्लानिंग की बात करें, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की बात करें, ये सारे टैक्स इनके पास है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम अ लेजेंड। ओके, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का मतलब यही है बेटा कि पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग की इंडिया के अंदर इन्होंने बात की, इसलिए पाइनियर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। ठीक है, तो पाइनियर भी इन्हीं को कहते हैं और फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया भी इन्हीं को कहते हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे और अब पढ़ेंगे हम लोग साल 1938 का कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, यू नो वेरी वेल कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ रहा। ठीक है, उस वक्त पर इंडिया मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब इंडिया। ठीक है, तो इस सेशन के बारे में हमें पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा, क्योंकि इस सेशन के बाद ही क्या बना हमारा नेशनल प्लानिंग कमेटी। हुआ क्या बेटा कि अंग्रेजों ने ये बात बोली कि जो वर्ल्ड वॉर है आपका,
वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला था, आपको पता होगा 1939 से 1945 तक आपका वर्ल्ड वॉर 2 चला। तो वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। सो ऐसे में अगर आप देखिए तो सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था, सुभाष चंद्र बोस गर्म दल से बिलोंग करते थे, और उनका यह मानना था कि नहीं, ये लोग धोखेबाज हैं, ये सिर्फ हमें यूज करना चाहते हैं और ये हमारी बात नहीं मानने वाले, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये बात को आगे बढ़ाने के लिए, समझने के लिए एक मीटिंग करेगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये शायद 51st मीटिंग थी इन लोगों की। और ये मीटिंग हुई कहां थी बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि साल 1938 के अंदर जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी गुजरात के हरिपुरा के अंदर, ठीक है। हरिपुरा की इस मीटिंग के अंदर एक चीज और बनती है बेटा कि कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी आपकी हरिपुरा वाली 1938 के अंदर, इसका चेयरमैन कौन था, चेयरमैन थे आपके सुभाष चंद्र बोस। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि चेयरमैन जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन नहीं, चेयरमैन कौन है बेटा आपके, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये चेयर की गई कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है एक मुद्दा ये भी उठाया गया था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो आजादी के बाद भारत में किस तरीके से प्लानिंग होगी, किस तरीके से विकास होगा और किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और ये आइडिया जो है ये सुभाष चंद्र बोस को अपने आप नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस के एक बहुत खास मित्र थे, और मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन उनका नाम शायद है मेघनाद शाह, ठीक है। नाम एक बार आप चेक करिएगा दोबारा से। मेघनाद शाह जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के बहुत क्लोज आए थे, ठीक है। उनका ये कहना था सुभाष चंद्र बोस को कि हमें डेवलपमेंट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आजादी हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक वक्त था जब देश में ऐसे लोग पाए जाते थे जिनका एक लक्ष्य जो था वो आज या कल का नहीं था, वो कितने आगे का सोचते थे, क्योंकि अभी भी देश को आजाद होने में कम से कम 9 साल बाकी थे, और 9 साल पहले ही अगर ये लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो सोचिए इनके अंदर कितना जज्बा होगा मातृभूमि के लिए। चेयरमैन सुभाष चंद्र बोस और उनके जो अलाय थे जिन्होंने इनको आइडिया दिया कि डेवलपमेंट की बात करनी है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी मीटिंग के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बनाया हमारा एनपीसी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि एनपीसी पे भी एनडीए में कई सवाल पूछे गए हैं। एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। और आप जाते जाते मैं आपके लिए एक होमवर्क भी छोड़ूंगा कि कमेटी, काउंसिल और कमीशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। ये आप देखेंगे घर पे, ठीक है, कि कमेटी के अंदर, काउंसिल के अंदर और कमीशन के अंदर क्या फर्क होता है। सो 1938 में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हरिपुरा गुजरात के अंदर। वहां पर सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं इस मीटिंग के अंदर, और उनके दोस्त मेघनाद शाह उन्हें आइडिया देते हैं कि हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, प्लानिंग की बात करनी चाहिए। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की चेयरमैन की अध्यक्षता के अंदर एनपीसी का गठन किया जाता है, जिसे कि हम नेशनल प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। और हाँ, चेयरमैन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, चेयरमैन जो है कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के उस वक्त पर थे सुभाष चंद्र बोस। और अगर आपसे कोई पूछे कि एनपीसी का चेयरमैन कौन बना, ठीक है, एनपीसी का चेयरमैन कौन बनते हैं बेटा, तो वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। और ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया बेटा। अब देखिए बेटा क्या होता है कि ये सब बात होने के बाद, ठीक है, आपका एनपीसी बनने के बाद अब भारत के अंदर कुछ ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, और वो अपने अपने जो प्लान्स है ना वो एनपीसी के बाद क्या करते हैं, सबमिट करते हैं कि हमारे हिसाब से प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। सो भारत सरकार, यानी कि उस वक्त तो आजाद भारत सरकार नहीं थी हमारी, लेकिन जो एनपीसी कम्युनिटी थी आपकी या कमेटी थी, उसके पास ये कुछ 4 प्लान्स जो हैं वो लोगों द्वारा दिए गए। और याद रखिए बेटा, ये एनडीए में मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सेम चारों के चारों ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी पूछते हैं आपसे कि पहला कौन सा प्लान आया, दूसरा कौन सा आया, इसे सही से एकदम कहते हैं ना मैचिंग के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये बॉम्बे प्लान जो है ये तो 1944 में आया था। सेम गांधीयन प्लान भी आपका 1944 में आया था। पीपल्स प्लान जो आपका है
ये आया था आपका 1945 के अंदर, और सर्वोदय प्लान जो आया था वो आपका आया था 1950 के आसपास में। ठीक है, मैं आज के इस लेक्चर में आपको ऊपर के 3 प्लान पढ़ाऊंगा, सर्वोदय प्लान नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सर्वोदय प्लान जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा, क्योंकि सर्वोदय प्लान के अंदर हम विनोबा भावे यानी कि ग्राम दान भूदान मूवमेंट जो है वो पढ़ने वाले हैं, और भूदान मूवमेंट जो है वो एनडीए के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा और वो इससे भी कनेक्टेड है, तो हम दोनों को साथ लेकर पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए फिर हम बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान और पीपल्स प्लान पढ़ने के बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ओके, सबसे पहले आएगा हमारा बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान नाम से समझ आ रहा है बॉम्बे, और बॉम्बे क्या है? आज भी अगर हम बात करें कि विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई सवाल पूछे विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे मुंबई, बिल्कुल सही है। कोई आपसे पूछे पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे न्यू दिल्ली। और कोई अगर आपसे पूछे विच सिटी इज नोन एज मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे? सीयूईटी के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम देखें तो मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है भारत के अंदर वो चेन्नई है। ठीक है, और चेन्नई को मेडिकल कैपिटल बोलने के पीछे का राज क्या है बेटा? क्योंकि यहां पर मेडिकल टूरिज्म बहुत है। भारत सरकार जो है वो मैक्सिमम पैसा जो है, भारत सरकार की बात ना करें, किसी भी सरकार की अगर बात करें, तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। ठीक है, भारत में बहुत लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। राजेंद्र प्लेस जो करोल बाग के पास एक मेट्रो स्टेशन है, अगर आप उस मेट्रो से बाहर निकले तो आपको एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, जिसका शिलान्यास खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बीएल कपूर हॉस्पिटल बोलते हैं उसे, बीएल के मैक्स अब हो गया वो। तो अगर आप उस हॉस्पिटल में देखें तो उस हॉस्पिटल के अंदर घुसने के बाद आपको 100 पेशेंट्स के अंदर 20-25 इंडियंस मिलेंगे, उसके अलावा बाकी सब जो हैं वो अलग अलग देश से आए हुए लोग हैं, केन्या से, नाइजीरिया से, आपका श्रीलंका से। ठीक है, बाहर के लोग हैं उसमें इलाज कराने वाले। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है बेटा कि देखिए, अगर हम एंजियोप्लास्टी की बात करें, एंजियोप्लास्टी क्या होती है आपकी? बेसिकली बाईपास सर्जरी जो होती है उसे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल भर जाता है, नसों को साफ करने के लिए जो हम एक अलग से एक एक्सटेंशन लगाते हैं नर्व का, उसे बाईपास सर्जरी बोलते हैं आमतौर की भाषा में, और एंजियोप्लास्टी बोलते हैं मेडिकल भाषा में। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो आपको डॉक्टर के नाम के बैच पे लिखा भी मिलेगा कि एंजियोप्लास्टी सर्जन। ठीक है, तो वो बाईपास सर्जरी करने वाले एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अमेरिका जाएं और अमेरिका में जाके एंजियोप्लास्टी कराएं, तो कहीं ना कहीं आपको $55,000 से लेकर, डॉलर की बात कर रहा हूं, रुपीज की बात नहीं कर रहा मैं, $55,000 से लेकर $60,000 तक आपको पे करने पड़ जाएंगे। लेकिन वही इलाज जो है वो भारत में $3,500 से $4,000 में मुमकिन है, और एक एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। आप बताइए, जो आसपास के हमारे नेशंस हैं, ठीक है, जिन नेशंस के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो लोग कहां जाएंगे? अमेरिका जाएंगे या इंडिया आएंगे? तो इंडिया का एक बहुत बड़ा जो सोर्स है इनकम जनरेट करने का, वो मेडिकल टूरिज्म भी है। तो याद रखिएगा बेटा, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे चेन्नई। और साथ ही चेन्नई के पास एक और टैग है बेटा, दैट इज डेट्रॉइट सिटी ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं बेटा? अब इसके पीछे भी एक रीजन है। डेट्रॉइट वाज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड जहां पर पहली बार कार्स बनाई गई थी, ऑटोमोबाइल बनाई गई थी। ठीक है, व्हीकल बनाया गया था। तो आज जो है भारत के अंदर 35% तक जो अगर आप देखें कार्स बनती हैं, थार्स बनती हैं या एसयूवीज बनती हैं, वो मैक्सिमम कहाँ बनती हैं? आपके मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के, वो कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। इसलिए चेन्नई के अंदर अच्छा इलाज हो रहा है, इसलिए मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। साथ ही यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हब है, इसलिए इसे डेट्रॉइट सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था बेटा तो वो साथ साथ इसे लिखते जाएं। ठीक है, अभी दोबारा से हम अपने ध्यान से भटक जाते हैं बार बार, कोई नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। बॉम्बे प्लान पर आते हैं बेटा। 1944 के अंदर आया बॉम्बे प्लान। तो मैंने शुरुआत की थी कि इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी कि यहां पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज से नहीं बहुत सालों से। ये प्लान जो है वो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा दिया गया था, यानी कि इनके रिकमेंडेशन पर दिया गया था, जिनमें ये 8 नाम आपको याद करने में हो तो कर लीजिएगा, नहीं हो तो कुछ 3-4 नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला नाम JRD टाटा, दूसरे GD बिरला, तीसरे आपके पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, फोर्थ जो है वो है अर्देशीर दलाल,
पांचवे जो है वो है लाला श्रीराम, छठे जो है वो है कस्तूर भाई लाल भाई, सातवें जो है वो है एडी श्रॉफ, और आठवें जो है वो है जॉन मठाई। अब इन आठों नाम के अंदर अगर आप देखें तो मैंने यहां पर अर्देशिर दलाल के ऊपर जो एक मार्क किया हुआ है। क्यों किया वो मैंने, क्या ये आठों से अलग है? जी हाँ, थोड़े से अलग है, क्योंकि इन्हें अगर आपसे कभी भी कोई एक सवाल पूछे कि बॉम्बे प्लान के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान, यानी कि चीफ आर्किटेक्ट यानी कि कंस्ट्रक्ट करने वाले, इस प्लान को बनाने वाले जो मेन थे, जिन्होंने इसको पूरा हैंड रिटन लिख कर दिया सरकार को, वो कौन थे? वो थे अर्देशिर दलाल। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। क्लियर है? वेरी गुड। अब इस प्लान का टारगेट क्या था बेटा? इनका टारगेट था कि डबल द पर कैपिटा इनकम इन अपकमिंग 15 ईयर्स, यानी कि अगले 15 सालों में जो प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी कि देश के अंदर जो प्रति व्यक्ति यानी हर व्यक्ति एवरेजली कितना कमा रहा है, उसको डबल करना है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम को 15 सालों के अंदर डबल करना है। सो ये था इसका टारगेट। साथ ही इस प्लान के कुछ सिनोनियम्स भी हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान को किसने दिया, तो समझ जाइए कि बॉम्बे प्लान की बात हो रही है। साथ ही इसे टाटा बिरला प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, टाटा बिरला प्लान बोलिए आप इसे, बॉम्बे प्लान बोलिए या इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान बोलिए, ठीक है, ये सारे इन्हीं के एक नाम है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा। ये है हमारा आज का दूसरा प्लान, जिसे हम बोलते हैं गांधीयन प्लान। और गांधीयन प्लान में गांधी वर्ड का मतलब समझ गए होगे बेटा, शांति। और गांधी जी का मेन जो फोकस था, ठीक है, वो किस पर था? रूरल इकोनॉमी पे, यानी कि ग्रामीण विकास पे। वो खुद चरखा चलाते थे बेटा। चरखा चलाने का क्या संदेश था? चरखा चलाने का संदेश था कि ग्रामीण लेवल पर जो छोटी मोटी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं या छोटे व्यापारी जो होते हैं, जो खादी कपड़ा वगैरह बनाते हैं, उन्होंने उनको प्रमोट किया। ठीक है, सो यहाँ गांधीयन प्लान के अंदर अगर हम देखें तो इसे साल 1944 में दिया गया था। किसके द्वारा? ये तो कई एग्जाम से पूछा गया आपका कि विच प्लान इज गिवन बाय एस.एन. अग्रवाल, या गांधीयन प्लान को इनेक्ट करने वाले कौन से पहले इंसान थे। ठीक है, तो ये प्लान दिया गया था आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, और एसएससी के तो कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका। ठीक है, तो एनडीए के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और सीडीएस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल, ऑल्सो नोन एज एस.एन. अग्रवाल, वॉज द मेन इनेक्टर ऑफ द गांधीयन प्लान। ठीक है, जिसको कि 1944 में दिया गया था। इसके अंदर मेन जो टारगेट था वो क्या था कि हमें एग्रीकल्चर प्राइमेसी के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि हमारा मेन जो एम्फेसाइज होगा वो किस पर होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर पे होगा। यानी कि गांव के लेवल में अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग जो थे ना उस वक्त पे, आजादी के वक्त पे, अगर आप ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, उस वक्त पर 90% के आसपास, वुपिंग 90% जो लोग थे हमारे देश के अंदर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थे। इतने ज्यादा लोग अगर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस सेक्टर पे ध्यान देने का काम किसका है? तो इसलिए एस.एन. अग्रवाल ये प्लान लेकर आया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्राइमेसी थी इसके अंदर। बेसिक एजुकेशन की बात की कि भैया हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि एजुकेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे पापा ने तो मुझे एक बात बोली थी कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जिसने पिया है वो दहाड़ा है। ठीक है, तो एजुकेशन की बात की गई कि जन जन तक एजुकेशन पहुंचे। और लास्टली बेटा कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात की, यानी कि ग्रामीण लेवल पर, ठीक है, गांव के लेवल पर जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें क्या करे सरकार आगे से हेल्प करे, ताकि वो अपने आप को फ्लरिश कर पाए। क्योंकि गांव समृद्ध होगा तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। ओके, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं, कल्चरली आपका गांव कहां पर है, हम जानना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे हम आपके गांव को जानने में। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आ गए हैं आज के हमारे आखिरी प्लान के ऊपर, जिसका नाम है पीपल्स प्लान। ठीक है, पीपल्स प्लान को देने वाले इंसान थे आपके एम.एन. रॉय। और जहां तक मैंने इनके बारे में पढ़ा, ये भी एक कम्युनिस्ट ही नेता थे आपके, और शायद सीपीआई को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं यहां पर गलत हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। एम.एन. रॉय जो है उन्होंने पीपल्स प्लान दिया साल 1945 के अंदर। और ये जो था इनका प्लान जो था, ये 10 ईयर का प्लान था। ठीक है, अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 ईयर ब्लूप्रिंट जो था इनमें से कौन सा प्लान था, तो 10 ईयर इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट जो था वो एम.एन. रॉय ने दिया था पीपल्स प्लान के रूप में। ठीक है, यहां पर इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है बेटा? जब पावर सिर्फ एक के हाथ में होती है। और हमारे देश में क्या है बेटा? हमारे देश में चलता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करते हो, किसी भी एक इंसान के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। ठीक है, हमारे देश के अंदर भी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं। शहरों के अंदर आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, और गांवों के अंदर क्या है बेटा? आपका पंचायत सिस्टम है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर पावर को बांटा जाए, यानी कि पावर इन द सेंस कि आप विलेज लेवल पर जो है ना इतना डेवलपमेंट करें, इतना विकास करें कि गांव जो हो सेल्फ रिलायंस हो। आज भी अगर हम देखें तो भारत के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली के अंदर, अगर हम देखें, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और इस दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो कल्चरली कोई दिल्ली से बिलोंग नहीं करता, हम सब गांव से आए हुए लोग हैं। क्योंकि अगर गांव समृद्ध होता तो हम लोग यहां पर क्यों आते? ठीक है, सो ये बात है कि उस वक्त पर इन्होंने कितना बड़ा आइडिया दिया कि विलेज लेवल पर अगर हम देखें तो सेल्फ लैंड बनाओ, उन लोगों को अपना घर छोड़ के ना जाना पड़े। ठीक है, क्योंकि वही इंसान जानता है, आप जानते हैं कोविड के वक्त पर भी जब यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद होगी, ये लोग किस तरीके से, जो मजदूर थे ये अपने घर जा रहे थे, कितने लोगों की डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो कोई इंसान अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता, मजबूरियां लोगों से ये काम करवाती हैं। ठीक है, तो गांव अगर समृद्ध बनेगा तभी देश समृद्ध बनेगा। ठीक है, तो उस वक्त पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई कि विलेज लेवल पर हम सेल्फ रिलायंस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे गांव तक। फेवर्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इन्होंने ये बात बोली कि खेती बाड़ी में विकास हो, और साथ ही प्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंज्यूमर गुड्स ओवर लार्ज स्केल, यानी कि सिर्फ खेती बाड़ी की नहीं, इन्होंने ये भी बोला कि आपको अगर लगे तो आप इंडस्ट्रीज भी सेटअप करिए। और कौन सी इंडस्ट्रीज? बेसिक इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जैसे कि छोटा मोटा जो हमारे यूज का सामान होता है, ठीक है, पेन पेपर वगैरह, ठीक है, शूज चप्पल वगैरह, ठीक है, ये सब जो है बेसिक इंडस्ट्रीज जो है इन्हें लार्ज स्केल पर डेवलप किया जाए। क्योंकि यू नो वेरी वेल, मैंने बताया भी था आपको बेटा कि इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए विदाउट प्रोडक्शन आप कुछ नहीं कर सकते। जितने ज्यादा बिजनेसेस को आप सेटअप करेंगे देश के अंदर, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब लास्टली मैंने क्या बोला था आपसे कि सर्वोदय प्लान जो है हमारा नेक्स्ट क्लास का मेन टॉपिक रहेगा। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया और आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज एक कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। और कोई भी डाउट है आपको इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर और सर्वोदय प्लान को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।